अच्छा जी, तो कल हमने चैप्टर 3 किया था और उसमें वही सारी चीजें थी जो अभी आपने मुझे बताई कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और उसके बाहर जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके अलावा पॉजिटिव पे प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, यानी उन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास 1 यूनिट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका मास इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन्स ऐसा वाहिद नंबर है जो किसी भी एलिमेंट में चेंज नहीं हो सकता। अगर तो वो चेंज होता है तो फिर आपका एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं, पर हमने कल पढ़ा था कि अगर न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं तो क्या होता है। हमने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों को कांस्टेंट रखा था, और न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं तो फिर जो दूसरे तरीके का एटम फॉर्म होता है उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। फिर आइसोटोप में इस तरीके की उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, तो ऐसी रेज, ऐसी एनर्जी निकलती है बेसिकली न्यूक्लियस में से जो कि रेडियो एक्टिव होती है। सही है। और जो है ऐसे आइसोटोप्स जो रेडिएशन गिव आउट करते हैं उसको हम रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। फिर हमने हाफ लाइफ पढ़ी थी, और उसके जो वही है डेंजरस होती हैं ये रेडियो एक्टिव वेव्स जो निकलती हैं, क्योंकि कैंसर वगैरह कॉज कर सकती हैं, बट अगर इनको कंट्रोल्ड वे में यूज किया जाए तो हम इसके यूजेस भी निकाल सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा, सब आपने बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, सब पढ़ा हुआ तो नहीं होगा बट पहले आइडिया होगा आपको। अच्छा, पहली चीज तो वही है कि एटम है और मॉलिक्यूल है, दो चीजें, एटम्स है और मॉलिक्यूल्स है। एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या फर्क होता है? हाँ, एटम्स वाले एक होता है जैसे कार्बन, मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली जॉइंट एटम्स होते हैं, तो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनते एग्जैक्टली एटम एक होता है, पर अगर ये बॉन्ड कर जाए किसी और के साथ तो फिर एक से ज्यादा हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, एटम्स ज्वाइन टुगेदर, तो फिर वो जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का तो फर्क पता चल गया। अब ये याद रखो कि एलिमेंट जो होता है ना वो एक एटम होता है, और जो आपका कंपाउंड होता है ना वो मॉलिक्यूल की तरह होता है, क्योंकि कंपाउंड जो होता है वो टू और मोर एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर, बॉन्डेड टुगेदर होते हैं। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स भी है, ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि टू और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। हैं। तो एलिमेंट जो होगा वो एक एटम, उसके जो बेसिक चीज होगी वो एटम होगी, और जो आपका कंपाउंड होगा उसमें जो सबसे बेसिक चीज होगी वो आपका मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। ये सारे देखो, कार्बन है, कार्बन एक आपका एलिमेंट है, एटम है। हीलियम है, हीलियम आपका एटम है, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल से एलिमेंट है। ब्रोमीन, हाइड्रोजन, सोडियम, इनके सिंगल सिंगल जो है एटम्स हैं, क्योंकि ये एलिमेंट है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे आते हो, अच्छा, यहाँ पे मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? आपका वाटर मॉलिक्यूल है एक, क्योंकि वाटर कंपाउंड है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसी तरीके से मीथेन, मीथेन में क्या है? 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। और ये जो है चार, बेसिकली कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? मीथेन में कितने एलिमेंट्स हैं? दो। दो, हाँ एग्जैक्टली, दो हैं। ये जो है हाइड्रोजन है, और आपका कार्बन है, बट इसमें एटम्स कितने हैं? और पांच। 5 है। वेरी गुड। यहाँ पे ये सोडियम ऑक्साइड, ये भी आपका मॉलिक्यूल है। अब फ्लोरीन, फ्लोरीन है तो मॉलिक्यूल, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो मॉलिक्यूल, क्योंकि बॉन्डेड टुगेदर है, ये मॉलिक्यूल ही है। बट जो है हम उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, स्पेशल तरीके का मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब होता है दो, एटॉमिक का मतलब होता है कि वो एटम से ही बना हुआ है, बट दो एटम, कौन से दो एटम? सेम दो एटम होते हैं ना, उनको जब मिलाते हैं ना, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन, दो फ्लोरीन मिले हुए हैं तो ये है तो फ्लोरीन, इसका नाम चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे अलग से अगर मैं फ्लोरीन बनाऊं तो ये भी मेरा फ्लोरीन ही कहलाएगा, और ये भी फ्लोरीन ही है। इसमें क्या फर्क है? ये सिर्फ फ्लोरीन है, सिंगल एटम है, और ये मेरा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। और फ्लोरीन जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे नहीं करता। ठीक है। ये इस तरीके से फ्लोरीन हो गया आपका सारा ग्रुप 7, पूरा ग्रुप 7।
फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, एसिटीन, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये नेचुरली जो है इस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी इसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स और एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? जी। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल पे आओ। पीरियोडिक टेबल पे क्या है? देखो, पीरियोडिक टेबल में एक तो आपके पीरियड्स हैं और दूसरे आपके ग्रुप्स हैं। पीरियड्स क्या है और ग्रुप्स क्या है? देखो, पीरियड्स होते हैं जो इस तरीके से जा रहे हैं। वन, पहले पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट्स है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम है। 1 2 3 4, इस तरीके से जो जा रहे हैं ना, जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस पीरियड्स कहलाती हैं। और जो आपके वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं ना, उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। अच्छा, बीच में ये चीज आ जाती है, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये कोई भी ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप है। इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, ग्रुप जीरो। बट यहीं से 1 शुरू होता है। ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है। और ये वाले जो है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये भी किसी भी ग्रुप के पार्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप राइट से देखो तो राइट पे जो है आपके नॉन मेटल्स आ जाते हैं। ये राइट है ना, ये राइट पे नॉन मेटल्स आ जाते हैं आपके, और लेफ्ट पे मेटल्स आते हैं। ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं। ये जो जिगजैग लाइन बनी है ना, ये बेसिकली डिवाइड करती है मेटल्स और नॉन मेटल्स को। ये एक मिनट, ये मेरे ख्याल से लाइन थोड़ी सी गलत बनी हुई है। ये एल्यूमिनियम से स्टार्ट होता है, एक मिनट। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, इसके पीछे बेसिकली, इसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं। और उसके आगे यानी इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो जो हैं नॉन मेटल्स। ये जिगजैग लाइन का पर्पस होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करना। अब ग्रुप 3 में आप देखो, ग्रुप 3 तक तो सारे ही आपके मेटल्स हैं, पर आपका बोरॉन जो है वो मेटल में नहीं आता, एल्यूमिनियम से होते हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। देखो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट में जो न्यूट्रल होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। और फिर हमने पढ़ी थी कि जो है इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में होते हैं। अब हर एलिमेंट के पास अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स अलग है, क्योंकि प्रोटॉन अलग है, प्रोटॉन नंबर अलग है, उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर है। और हर एलिमेंट में जो है इलेक्ट्रॉन नंबर भी डिफरेंट हो जाएगा। अब बात आती है कि उन शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डालेंगे, अरेंज कैसे करेंगे। तो रूल है, ऑक्टेट रूल भी यही कहलाता है कि पहला शेल जो भी होता है ना, पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है सोडियम की। सोडियम में ये हमारा प्रोटॉन नंबर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे फिर? इस पर हाँ, इलेक्ट्रॉन हाँ, इलेक्ट्रॉन 11 नंबर या 11 ही होंगे। अब अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैं पहले तो सिंपल शेल्स बना लूंगी और न्यूक्लियस बना लूंगी। इस न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से इसका नाम लिख सकती हो सिंबल से। फिर इसके बाद जो है आप ऐड करना शुरू करोगी। जब 11 इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट शेल में, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, क्योंकि उसके पास वो ही 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हाइड्रोजन में होता है। बट उसके अलावा कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। फिर सेकेंड शेल में जो होते हैं 2 शेल्स, अच्छा 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना लिए, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब इन 9 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे सेकेंड शेल में डालना है, तो मैं 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकती, मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकती हूँ। तो मैंने सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, क्योंकि अब जो है एक स्टिल रिमेनिंग रहा, तो मैं थर्ड शेल की तरफ मूव ऑन करूंगी। थर्ड शेल में मैं वो 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगी, वरना थर्ड शेल भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है।
तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है, नेसेसरी नहीं है, मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, मिनिमम की बात नहीं कर रही मैं। ठीक है, अच्छा अब जो आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपसे अक्सर पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो किसी चीज की, किसी भी एलिमेंट की। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है? सिंपल सा ये जो अरेंजमेंट है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ये आप एक लाइन में लिख देती हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 था, तो 2 है, फिर 8 है, फिर 1 है। अब आप कॉमा से भी सेपरेट कर सकती हो इन तीनों को, और प्लस के साइन से भी चेंज कर सकती हो, सेपरेट कर सकती हो। ये जो चीज है, इसको सिर्फ इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो चीजें इस तरीके से लिखी हुई है, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। आ गई समझ? अच्छा, अब मेरे साथ आप बनाओगी। Now make the structures and write down electronic configuration for following elements. तो पहला एलिमेंट हमारा आता है कार्बन। अब मुझे बताओ कि मैं कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी इसका। बताओ। कार्बन हम्म इलेक्ट्रॉन शेल्स और न्यूक्लियस में आएंगे तो मैं क्या करूंगी, पहले क्या ड्रॉ करूंगी? इलेक्ट्रॉन शेल्स इलेक्ट्रॉन शेल्स करूंगी, कितने? दो दो 2। चलो 2 ड्रॉ कर लिया। अब अब पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, चाहिए, और दूसरे वाले में 4 दूसरे शेल में। ठीक है, सही है, बन गया। हम्म, नहीं, बीच में मैं न्यूक्लियस, बीच हाँ, में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या करूंगी? न्यूक्लियस डाल न्यूक्लियस बना के कार्बन लिख दूंगी। अच्छा, अगर तो वो बोलते हैं कि शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो फिर आप इस न्यूक्लियस के अंदर लिख दोगी कि P इज इक्वल्स टू 6, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके? न्यूट्रॉन्स 6 6 ही होंगे। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगी मैं? कार्बन इक्वल्स टू 2,4 2, ठीक है। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूंगी मैं? पहले इलेक्ट्रॉन पहले सही है, इलेक्ट्रॉन शेल्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन शेल्स 3 इलेक्ट्रॉन 3। चलो 3 कर लिए ड्रॉ। फिर पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, और तीसरे वाले में खाली 3 इलेक्ट्रॉन। परफेक्ट। और फिर बीच में न्यूक्लियस बनाएंगे और बीच एयर में लिखेंगे। न्यूक्लियस आ जाएगा, और इसके प्रोटॉन्स कितने साइड पे लिख देते हैं? प्रोटॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स के 13 है। 13 है, और न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स और 14 14 है, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? कॉन्फ़िगरेशन में 2, जो 8, 3 परफेक्ट। अच्छा, आर्गन, और उनका इलेक्ट्रॉन शेल। अच्छा अच्छा, शेल से हम स्टार्ट नहीं करते वैसे। नॉर्मली जब आप बनाना स्टार्ट करोगी तो आप न्यूक्लियस से बनाना स्टार्ट करोगी, उसके बाद जो है आप शेल बनाओ और फिर डालती जाओ, भले साथ साथ आपको डालना है, या आप 2-3 शेल्स बना लो फिर डाल दो।
क्या? और इसमें 3 शेल्स चाहिए। ठीक है, फिर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन सही है। और बाकी दोनों शेल्स में 8 परफेक्ट। बाकी दोनों शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स, इसके सारे शेल्स जो है ये कंप्लीट है, फुल है। अब अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन डालूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपाउंड क्या? एक और शेल एग्जैक्टली एक और शेल बनाना पड़ेगा। अच्छा, आपके सिलेबस में खाली इन तीनों का जो है शेल्स की मैक्सिमम लिमिट बताई हुई है। अगर इनसे ज्यादा, जैसे अब ये तो आर्गन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्गन से बड़ा कोई एलिमेंट आपको दे ही नहीं सकते। हो सकता है उसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो 19 हो जाए, 20 हो जाए, 21, 22। तो ये जो जितने भी होंगे ना एक्स्ट्रा, फिर वो फोर्थ शेल में जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा देंगे नहीं, इतना ऊपर जाएंगे नहीं, 2-3 इलेक्ट्रॉन्स ही ज्यादा ऊपर चले जाएंगे थर्ड शेल से, उसके अलावा नहीं जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 8/8 2-8-8। समझ आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और शेल्स कैसे बनाते हैं? इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, ऑक्टेट रूल। कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन शेल में आपके आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड इलेक्ट्रॉन शेल में भी मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है एक चीज और, कि लास्ट उसमें जैसे कोई भी एलिमेंट आप ले लो, तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या आप वैसे ही पता लगा सकती हो सिर्फ उसका ग्रुप नंबर देख के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको सोडियम दिया, अब सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट में कितने हैं, ये सिर्फ आप ग्रुप नंबर देख के पता लगा सकते हो, आपको पूरा स्ट्रक्चर या कोई भी काउंट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे सोडियम है, सोडियम कौन से ग्रुप में है? हाँ, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 ही होंगे। इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यही मतलब है ना कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखो आपने यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है एक ही इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछूं कि एल्यूमिनियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 होंगे। हीलियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या? 6 नहीं, 9। इसके कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कि नोबल कितने होंगे हीलियम के? 8 होंगे पूरे। नहीं, 8 नहीं होंगे, हीलियम एक्सेप्शन है। हीलियम के 2 होंगे, बाकी सबके 8 होंगे, क्योंकि वो जो है ग्रुप नंबर से आपको पता चल जाता है, लेकिन हीलियम एक्सेप्शन है क्योंकि हीलियम के पास हैं ही 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो एक ही शेल बनता है, उसमें वो ही फिल हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। बाकी जितने भी होंगे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, इन सब के जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब जो है इसके बाद सवाल आता है कि एटम्स बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एटम्स जो हैं जब वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कंबाइन टुगेदर करते हैं, तब वो कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर जाते हैं। तो एटम्स को क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो कंबाइन करें? वो अकेले भी तो रह सकते हैं ना, यहाँ पे पूरे पीरियोडिक टेबल में वो अकेले अकेले हैं, और नेचर में भी हमें वो अकेले अकेले मिलते हैं, सिंगल एटम मिलता है। तो फिर उनको बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत है? तो इसका सिंपल से जवाब है, देखो, हर
एटम को ना, हर एलिमेंट में एक टेंडेंसी होती है कि उनको अपना लास्ट शेल जो है ना वो कंप्लीट करना है ताकि वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि जितना कंप्लीट होगा ना शेल आपका, उतनी स्टेबिलिटी होगी एटम एलिमेंट में, उतनी स्टेबिलिटी होगी। अब ग्रुप 8 का तो मसला ही नहीं है, क्योंकि इनके तो सारे इलेक्ट्रॉन शेल्स जो हैं कंप्लीट है। इसी वजह से ये जो लास्ट ग्रुप है ना, ये रिएक्ट भी नहीं करता इतना, ये अनरिएक्टिव होता है, क्योंकि इनके तो शेल्स ऑलरेडी फिल है, उनको तो जरूरत ही नहीं है। कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है, वो इसलिए रिएक्ट करता है ताकि वो अपना लास्ट शेल फिल कर ले और स्टेबल हो जाए, क्योंकि जब लास्ट शेल कंप्लीट होगा तब ही स्टेबिलिटी अटेन हो सकती है। तो इसका मतलब ये सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ना, ये अनस्टेबल है, और ये अनस्टेबल है इसी वजह से ये रिएक्ट करते हैं। और अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इनके पास जो इनका जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट नहीं है। इसलिए लास्ट जो आपका ग्रुप है, ग्रुप 8 या ग्रुप 0 है, इसमें सारे एलिमेंट्स के लास्ट शेल कंप्लीट है। हीलियम के अलावा बाकी सबके पास 8 है, क्योंकि उनके पास 2 शेल्स हैं, और सेकेंड शेल के तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते ही 8 है, और जो फर्स्ट शेल है उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, वो हीलियम के पास है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें, वो सब उन सब के पास अपना लास्ट शेल कंप्लीट है और वो स्टेबल है, तो उनको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सबको है। और वो रिएक्ट कैसे करते हैं पता है कंपाउंड क्या? जो कंपाउंड हाँ, कंपाउंड से बनते हैं, बट रिएक्ट करते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन्स गिव आउट इलेक्ट्रॉन करेंगे। जो होते एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। ठीक है। अब पहली आती है हमारी आयनिक बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग का पर्पस ही ये होता है कंपाउंड फॉर्म करना। जो प्रोसेस होता है जिससे एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते ही बॉन्डिंग है। अब एक तरह की बॉन्डिंग होती है जिसको हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब आप देखो, मैंने आपको बोला कि ये सारे एलिमेंट्स हैं, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल है वो कंप्लीट नहीं है। और मैंने आपको ये भी बोला कि ये जो ग्रुप 3 तक तो सारे आपके मेटल्स हैं, उसके बाद आपके नॉन मेटल्स शुरू हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ग्रुप 3 तक जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ग्रुप 1 में बारी बारी चलते हैं। ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। ग्रुप 2 में और ग्रुप 3 में 3 है ना। तो एट द मोस्ट मेटल्स के पास सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3। तो अब उनके लिए इजियर होगा 3 को लूज करना, या बाकी कितने बचे आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना? लूज करना इजी होगा, क्योंकि ये तो एट द मोस्ट 3 है। जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनको फिर मजीद 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, और जिनके पास खाली एक इलेक्ट्रॉन है जैसे कि ग्रुप 1 है, उनको फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, वो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव आउट करना उनके लिए ज्यादा इजियर हो जाता है। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, गेन नहीं करेंगे ये। अच्छा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन गेन नहीं करेंगे, लूज कर देंगे, दे देंगे अपना इलेक्ट्रॉन किसी और के पास, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए या नेगेटिव चार्ज आना चाहिए? जैसे देखो, हमने पढ़ा था, सोडियम की एग्जांपल लेती हूँ मैं, सही है। सोडियम था हमारा 2311। अब ये 23 और 11, इसमें प्रोटॉन नंबर कितने हैं? 11 है। और इलेक्ट्रॉन नंबर 11 है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गिव आउट करेगा सोडियम? 1 इलेक्ट्रॉन गिव आउट करेगा। तो फिर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे? 10। तो अब इन पे ओवरऑल चार्ज क्या आ गया?
पॉजिटिव +1। तो जब भी मेटल्स गिव आउट करते हैं उन पे पॉजिटिव का चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स गिव आउट करेंगे उतना चार्ज आ जाएगा उस पे। अच्छा, अब ये तो इलेक्ट्रॉन्स गिव आउट कर रहे हैं ना, अब हमें कोई चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए भी। अगर कोई हमारा एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कोई ऐसा ऐसा एलिमेंट होना भी तो चाहिए ना जो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो। ऐसे ही तो वो हवा में तो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकता। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो जिनके पास कैपेबिलिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है, वो एलिमेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं ऐसे एलिमेंट्स के साथ जो गिव आउट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन। बेसिकली जो एलिमेंट्स जिनके पास कैपेसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो एलिमेंट्स जिनके पास कैपेसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, वो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं उन एलिमेंट्स के साथ जिनके पास कैपेबिलिटी होती है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो जो एक दे रहा है उसके बदले सामने से भी हमें कोई ऐसी पार्टी चाहिए जो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे। तो ऐसे नॉर्मली कौन से ग्रुप में आपको मिलेंगे जो खाली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुश हो जाए, उनका शेल कंप्लीट हो जाए, वो स्टेबल हो जाए? ग्रुप 7 की। एग्जैक्टली, ग्रुप 7 के। तो अगर मैं क्लोरीन चूज कर लूं फिल वक्त, तो क्लोरीन में देखो हमारे पास होते हैं 17 और 35। अब इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2, 8 और 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2, 8 और 1। अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे दे देगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 8, और इसकी भी हो जाएगी 2, 8, 8। इस तरीके से दोनों खुश हो जाएंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट शेल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे इसके पास थे 3 शेल्स, यहाँ पे इसके पास हो गए 2 शेल्स, क्योंकि एक शेल खत्म हो गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था और वो एक इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन को दे दिया, उसका शेल जो है वही खत्म हो जाएगा। अब ये क्लोरीन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था इसका, ये रहा यहाँ पे, ये वाला क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब सोडियम ने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ गया, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन से, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ा तो उस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक एटम जिसके ऊपर चार्ज आ जाता है, भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो, उसको हम आयन बोलते हैं। एक एलिमेंट, एक एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा वो फिर आयन कहलाएगा, वो एटम नहीं होगा, क्योंकि एटम आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है। और क्लोरीन ने क्योंकि ये कर लिया है, तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया उसके प्रोटॉन से, इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ गया। अब दोनों के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज आ गया, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ गया, तो अब एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट करके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, अट्रैक्ट करके एक दूसरे के पास आ जाएंगे। बॉन्ड तो फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से, और ये लोग कंपाउंड फॉर्म कर जाएंगे, इनमें अट्रैक्शन हो जाएगी। समझ आई? ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि आयनिक कंपाउंड मुझे फॉर्म करना है लिथियम का और फ्लोरीन का, मैं कैसे करूंगी? लिथियम जो होता है और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन 99 होता है और लिथियम, एक मिनट, 7 और 3 होता है। अब इनके बीच में आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा? लिथियम एक इलेक्ट्रॉन अपना फ्लोरीन को दे देगा, 3 जिसका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होगा लिथियम का, फ्लोरीन का 7। तो जब हाँ। लिथियम जब एक दे देगा फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन का आखिरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7, तो वो 8 हो जाएंगे और लिथियम के 2 हो जाएंगे। तो दोनों हम्म, शेल्स फिल हो जाएंगे। अब मुझे बताओ मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे डायग्राम बना के शो करना पड़ेगा। दोनों के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन शेल्स ना लिए। लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स
3 है, हम्म, उसके 2 शेल्स चाहिए, पहले वाले में 2, दूसरे में 1 सही है। इलेक्ट्रॉन। तो हम्म, इनके न्यूक्लियस और 2 शेल्स की भी सही है। फ्लोरीन के कितने होंगे शेल्स? 2 होंगे, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 7। ठीक है, अब क्या होगा? अच्छा, एक अब और चीज, एक मिनट इनको सॉरी। ओवरलैप, दोनों करीब तो होने चाहिए, ओवरलैप करने के लिए ऑक्सीडेशन। नहीं 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 नहीं। अच्छा, एक चीज, एक मिनट सुन लो पहले। क्लोरीन का अगर दो एलिमेंट्स है ना अलग तरह के, तो आप उनके इलेक्ट्रॉन सेम सिंबल से शो नहीं करोगी, आप सेपरेट सिंबल से शो करोगी। अगर एक का क्रॉस करिए तो एक का डॉट कर सकती हो आप, बट डॉट्स भी बड़े होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, शेयरिंग नहीं होती है, शेयरिंग आयनिक कंपाउंड्स में बिल्कुल नहीं होती। एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, वो ओवरलैप करने की जरूरत नहीं है उनको। अच्छा, कैसे करेंगी? एरो। हाँ, एरो भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो है इस तरीके से शो कर दोगी कि ये आपका लिथियम था। एक मिनट। और लिथियम एक्स ने बना अपने, देंगे। हाँ, एक्स वैक्स कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस खत्म कर दोगे आप। ये खत्म हो गया आपका, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे जो है, अच्छा रुक जाओ। फ्लोरीन के उस पे शेल्स मान। हाँ, यहाँ पे जो है ये हट जाएगा, और यहाँ पे ये जो है, इसके पास एक और हमारा शेल तो नहीं बनेगा, बट एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी अच्छा, शेल पे एक्स का इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, बताने के लिए कि एग्जैक्टली। लिथियम का है। और जो है इसके अलावा क्या फर्क आएगा? इसके अलावा चार्ज, एग्जैक्टली, चार्ज शो करेंगे। और चार्ज कैसे शो करेंगे? लिथियम का पॉजिटिव होगा, सही है, फ्लोरीन का लिथियम का नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव 1 हम्म, अच्छा, और पॉजिटिव 1 जब हो तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लिख लो तो मसला नहीं है, लेकिन वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती। और फ्लोरीन का नेगेटिव। बस ये आपके आयनिक कंपाउंड जो है ये आपने शो कर दिया, खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारा आता है कैल्शियम और नाइट्रोजन। कैल्शियम हमारा, कैल्शियम 40-20 है, और नाइट्रोजन 14-17 है। तो कैल्शियम है हमारा 40-20, और नाइट्रोजन है हमारा 14-7। अब इसका कैसे फॉर्म करेंगे? पहले तो आप देख लो कि कौन से ग्रुप्स में है। कैल्शियम हमारे कौन सी ग्रुप में है? कैल्शियम ग्रुप 7 में, नहीं कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम 13। कैल्शियम ग्रुप 2 में। हाँ, और नाइट्रोजन? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रुप 5 में। ग्रुप 5 में है। तो अब मुझे बताओ कि कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है? खाली 2। खाली 2। और नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है? 3। 3। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि ऐसे तो बॉन्ड फॉर्म हो नहीं सकता, जितने लूज एक कर गेम भी करने। इलेक्ट्रॉन शेयर करें। नहीं, आयनिक कंपाउंड में शेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, ये याद रखना। फिर कुछ भी कर सकते। नहीं, क्यों कुछ नहीं कर सकते? हम क्या करेंगे, हम 2 कैल्शियम ले लेंगे। 2 कैल्शियम हमने ले लिए तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे देने के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए आ जाएंगे, और यहाँ पे अगर मैं 2 ले लूंगी तो 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे। अब अगर मैं मजीद एक और कैल्शियम ले लूं, 3 कैल्शियम ले लिए मैंने, और 2 नाइट्रोजन ले लूं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए हो जाएंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए हो जाएंगे। आई बात समझ?
जी। तो मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी? इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता कैल्शियम है? और एक नाइट्रोजन का। क्या? कैल्शियम के 3 एटम का स्ट्रक्चर और नाइट्रोजन का एक। तो कैल्शियम का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? तो कैल्शियम का कैल्शियम का क्या? कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली 20 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। फर्स्ट शेल में कितने आएंगे? 2 2। सेकंड में? सेकंड में 8। 8। थर्ड में? थर्ड में फिर 8 और फोर्थ में 2। 8 और 8। और फिर क्या करूंगी? लास्ट एक और शेल बनाऊंगी, उसमें कितने आएंगे? उसमें फर्स्ट 2 और उसमें 2 आ जाएंगे। सही है, ये हमारा कैल्शियम बन गया। अब ऐसे कितने कैल्शियम बनाने हैं मुझे? 3। 2 बनाने? 3 बनाने हैं ऐसे मुझे। ऐसे जब मुझे 3 कैल्शियम बनाने हैं ना, तो ये मेरे 3 कैल्शियम बन गए, ये लो। अब आगे क्या करूंगी? सोडियम का एक क्या उसके क्या? सोडियम का एक स्ट्रक्चर है। नहीं नहीं, सोडियम बीच में कहाँ से आ गया? कैल्शियम और सॉरी नाइट्रोजन। सोडियम हाँ। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मैंने किया था 2 तो नाइट्रोजन कैसे बनेगा? नाइट्रोजन फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स वो। नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकियों में 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और कितने नाइट्रोजन्स थे? एक नहीं, एक तो 3 दो गेन कर, 2 थे। ये 2 बन गए हमारे नाइट्रोजन। अब क्या होगा? अब कैल्शियम देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स सोडियम सही है, को। ये तो कैल्शियम ने दे दिए 2 पहले इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको बहुत चाहिए तो दूसरे कैल्शियम से सारी एक ले। सही है, दूसरे कैल्शियम के साथ उसने 1 ले लिया, तो यहाँ पे आ, 1। दूसरे सोडियम सॉरी और नाइट्रोजन दूसरे कैल्शियम के दोनों ले लेगा। सही है। और एक जो बच के एक कैल्शियम को वो ले लेगा। ठीक है, हो गया जब हमारा। अब इस पे चार्जेस कैसे आएंगे? अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्जेस होंगे -3। नेगेटिव। और कैल्शियम सारों के इनके अच्छा, दोनों पे होंगे या एक पे होगा -3? दोनों खाने होंगे दोनों पे के। अलग से -3। सही है। फिर और कैल्शियम सारे कैल्शियम पे +2 और +2। परफेक्ट। आगे बात समझ कैसे करते हैं? जी। सिंपल सा रूल है, देखो। 2 3 बातें याद रख लो आयनिक बॉन्डिंग के लिए। सही है, या आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म हो सकता है, 2 मेटल्स या 2 नॉन मेटल्स के बीच में नहीं होता फॉर्म। हमेशा 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 दो, सॉरी, हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। ठीक है। दूसरी बात, जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं ना, उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के वाला भी कोई होना चाहिए, तब जाके बॉन्ड फॉर्म होगा। अब यहाँ पे कैल्शियम और सोडियम, सॉरी, कैल्शियम और नाइट्रोजन मैच नहीं कर रहे थे आपस में। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा था और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कैपेबिलिटी रखता था।
तो ये एक कैल्शियम और एक नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ऐसा मेरे देखो, मेटल है, कैल्शियम मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ये तो फैक्ट है, ठीक है। पर एक कैल्शियम और एक नाइट्रोजन इस फैक्ट पे नहीं उतरते, इस बात को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। क्योंकि फिर दूसरी चीज जो है, दूसरा जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, सॉरी, जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई लूज कर रहा है, उतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला भी हमें कोई चाहिए, और जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई गेन कर रहे हैं उतने लूज करने वाला भी कोई चाहिए। ये नंबर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कैपेबिलिटी है, पर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो कैल्शियम ने हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए, और जो है दोनों खुश हो गए। कैल्शियम तो खुश हो जाएगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी गेन हो चुकी है, लेकिन नाइट्रोजन के पास अभी भी एक जो है इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रहेगी, वो स्टेबल नहीं होगा, और जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तब तक ये बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो है ना एक बॉन्ड में वो बढ़ सकते हैं। कि देखो कैल्शियम 3 ले लिया मैंने, क्योंकि 3 कैल्शियम्स मिला के जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, और जो 2 नाइट्रोजन है वो मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो अब हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि तीनों कैल्शियम जो है हमारे मेटल्स हैं और दोनों नाइट्रोजन हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। और सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाले हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाला भी कोई है। आ गई बात समझ? जी क्लियर है? अब जो है क्लियर। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है मैग्नीशियम और क्लोरीन, इन दोनों के बीच में आप बॉन्ड फॉर्म करके बताओगी मुझे, स्ट्रक्चर बनाओगी पूरा। और हाँ, स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगी तो आप जो है अपना कंपास यूज करोगी, ठीक है? ऐसे ही सर्कल्स नहीं बनाने, फ्री हैंड सर्कल्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, आपको कंपास से सर्कल्स बनाने हैं। और सेकेंडली आपको जो है पेंसिल से पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है। पेन से मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कलर पेंसिल से भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से, ठीक है? पेंसिल और कंपास का यूज करना है, और नीट डायग्राम्स होने चाहिए, ठीक है। ठीक है? मैग्नीशियम और क्लोरीन और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन।